अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज से हमने अब क्विक बुक के ऑपरेशंस की तरफ जाना है, क्योंकि अब हमने क्विक बुक की कंपनी क्रिएशन को डील कर लिया। फाइनली हमने ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर ली कि हर अकाउंट का हमने ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डालना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को छोड़ के, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस नहीं डाले जाते। तो अब स्टूडेंट हमने बात करनी है, अब हमने बढ़ना है अपनी ऑपरेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने ऑपरेशंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और वो क्या है जी, वेंडर्स रिलेटेड ऑपरेशन, कस्टमर रिलेटेड ऑपरेशंस और हमारे इन्वेंट्री रिलेटेड ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, जब आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पे इन्वेंट्री सेंटर, बिल्ड असेंबली, एडजस्ट क्वांटिटी, गेट फाइफो सीरियल लॉट एंड मोर जैसे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इन्वेंट्री सेंटर को चूज़ करेंगे। ठीक है, आप किसको चूज़ करेंगे? इन्वेंट्री सेंटर को आप सबसे पहले चूज़ करेंगे। देखें, अब हम 1 बाय 1 हर आइटम को डिस्कस करने लगे हैं। अब इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करना है, फिर हमने इससे रिलेटेड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले हम किसी भी हेड की कोई में न्यू इन्वेंट्री अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, जब आप टाइप के ऊपर जाएं तो देखें सर्विस, इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री पार्ट, फिक्स एसेट, अदर चार्जेस, सब टोटल, ग्रुप, डिस्काउंट, पेमेंट, सेल टैक्स आइटम, सेल टैक्स ग्रुप। मैंने अभी आपको 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करवाना है। अब हम सबसे पहले इन्वेंट्री पार्ट की बात करेंगे। स्टूडेंट, इन्वेंट्री पार्ट क्या चीज़ है? इन्वेंट्री पार्ट वो चीज़ है जिसका मेन हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा जिसकी वाकई क्वांटिटी को काउंट करना, क्वांटिटी इन हैंड, क्वांटिटी इन आउट, जिसकी सारी प्रोसेसिंग डील करना, जिसका ट्रैक बैक करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, वो हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री पार्ट है। जैसे मैं अगर कॉस्मेटिक्स का काम कर रहा हूँ तो जो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे लिए इन्वेंट्री का काम कर रही हैं। अगर मैं फर्नीचर का काम कर रहा हूँ तो जो फर्नीचर है वो मेरे लिए इन्वेंट्री कहला रही है। अगर मैं मशीन्स का काम कर रहा हूँ तो जो मशीन है वो मेरे लिए इन्वेंट्री कहला रही है। अगर आप रिटेल स्टोर की बात करें, ठीक है, अगर आप परचून की दुकानों की बात करें, बड़े बड़े रिटेल स्टोर की बात करें, तो उनकी जितनी भी गुड्स हैं, जितना भी सामान है जो उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में रखा होता है, वो सारा इन्वेंट्री पार्ट कहला रहा है। तो स्टूडेंट ये चीज़ देखें, यहाँ पे बहुत सी और भी आइटम्स आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी इस टाइम आपको सिर्फ इन्वेंट्री पार्ट के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी यहाँ पे आपको इन्वेंट्री पार्ट की बात जो है वो बताना चाह रहा हूँ। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले इसके हम आइटम नेम और नंबर पे बात करेंगे। तो ये जो नंबर है ये बड़ा यूनिक होना चाहिए। ये नंबर आप जो है वो एक आइटम के 2 नहीं रख सकते, बड़ा यूनिक आपको कोई ना कोई नंबर डिसाइड करना पड़ता है, और छोटे से फिगर्स का नंबर होना चाहिए ताकि सर्चिंग के अंदर भी हमें ये जो है वो बड़ी ज़रूरत पड़ जाए। अब लेट्स सपोज के कोई भी आइटम जो है वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक सोप ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सोप। और अब क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि उसकी कोई कैटेगरी ना बने, तो अब मैंने देखे कि डिफरेंट, क्योंकि सोप तो अब मेरे पास बहुत से ब्रांड के होंगे, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अब इसकी कुछ ना कुछ ऐसे इसको डायरेक्शन दे दूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा मैं ज़रूर इसका कर दूंगा ताकि ये यूनिक हो। ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ यूनिक इसके साथ लिखना पड़ेगा कि अगर लक्स का सोप है तो लक्स लिख के कुछ आगे कैटेगरी जो है वो मैं बना दूं। तो भी मैं सब आइटम के ऊपर भी डिस्कशन करता हूं कि सब आइटम क्या है, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये बात आपको बताऊं कि आपको जो आइटम नंबर चूज़ करना है, जो नेम चूज़ करना है, वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसे ना हो कि दोबारा किसी और के साथ उसका मर्जर आ जाए। अच्छा स्टूडेंट, अब जब सब आइटम ऑफ की बात की जा रही है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट अभी यहाँ पे मैंने सोप लिखा, अब आपके जहन में ये आया कि सोप तो बड़े मार्केट के होते हैं, सोप तो हमारे पास लक्स ब्रांड का भी चल रहा है, डव का भी चल रहा है, लाइफ बॉय भी चल रहा है। आपने कहा कि सोप हम बनाते हैं मेन कैटेगरी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सोप लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे सोप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए मैंने जस्ट एक उसे क्या कहते हैं सोप
लिखा, ठीक है, कैटेगरी के अंदर सोप मैंने लिखा। अभी मैंने कुछ भी इसमें ईच सिर्फ मैंने इसकी सिलेक्शन कर दी, ये बाकी तो हेड को मैं वन बाय वन आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ और सिलेक्शन नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक आइटम बना रहा हूँ सोप। अब ये देखें ये स्टूडेंट आइटम बन गया। अब मैं दोबारा न्यू आइटम क्रिएट करने की तरफ जाता हूँ। अब मैं जब न्यू आइटम क्रिएट करने की तरफ दोबारा जा रहा हूँ तो मैंने कहा जी मेरे पास लक्स का सोप है, ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो 100 ग्राम कैटेगरी में है, तो मैंने लक्स 100 ग्राम लिखा और मैंने अब इसको सब आइटम बना दिया। किसका? यहाँ पे अगर मैं सर्चिंग करूँ तो देखें ये सोप मेरे पास आ जाएगा, मैंने इसका उसको सब आइटम बना दिया। अब स्टूडेंट हुआ क्या, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे सोप लिखता तो मैंने ये सोचा कि सोप तो मेन कैटेगरी है, तो मैंने मेन कैटेगरी भी वैसे ही बनाई, ठीक है, और आगे मैंने बता दिया कि ये सब आइटम है उसका। अब अगर इसका कोई मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर चल रहा है तो वो पार्ट नंबर भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, वो पार्ट नंबर आप यहाँ पे रखेंगे। देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर देती हैं, ठीक है, अपनी मशीनरी का, ताकि अगर आपने दोबारा उनको ऑर्डर करना हो तो वो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर से ऑर्डर करेंगे। जैसे प्रिंटिंग की बड़ी मशीन होती है ना, तो उसके अंदर देखिए छोटे छोटे बहुत ज़्यादा पुर्जे होते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर होता है जिससे आप दोबारा ऑर्डर करते हैं, मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। देखें एक तो वैसे ही सीरियल नंबर टैग चल रहा होता है ना, जो QR रीडर होता है, वो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर नहीं होता। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, ये देखें ये यूनिक ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। जो बनाने वाले होते हैं वो उसको एक नेम देते हैं कि ये एक नेम है, उसको रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं मशीनरी की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास बड़ी एक मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, तो वो जो प्रिंटर है डेल, अब डेल में आपको टोनर चाहिए जी, ये यूनिक है, उसका एक पार्ट नंबर होगा, वो पार्ट नंबर से पूरी दुनिया में जाना चाहता है, आप इसको यहाँ पे वो भी पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट देखें यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब इनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, कुछ मैं यहाँ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा यहाँ पे देखें। स्टूडेंट देखें बहुत से यूनिट ऑफ मेजरमेंट चल रहे हैं, क्या आप इनको ईच काउंट करना चाहते हैं, क्या आपको इंच में काउंट करना चाहते हैं, क्या आप वेट में। अब एक देखें जैसे बिजनेस मैं अभी बात कर रहा था, मैं एक बड़े स्टोर रिटेल स्टोर की बात कर रहा था, तो उसमें हर आइटम ईच काउंट होता है। लेकिन आप देखें अगर एक उसे क्या कहते हैं स्टील का बिजनेस है, तो स्टील में वो बंदा जो है वो आपको पता है इंच में जो है वो चीज़ें बेचता है और इंच में उसका मटेरियल होता है, तो देखें वो आप फिर उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि कोई केजी में बेच रहा होता है, वॉल्यूम में भी बेचा जा सकता है, एरिया के लिहाज से भी बेचा जा सकता है, टाइम के लिहाज से। आप देखिए जो सर्विस बेस्ड कंपनी है जो टाइम ऑरली चार्ज करती है, वो यहाँ पे अपनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसकी सिलेक्शन करेगी कि इस आइटम को मैं परचेज करूंगा और कस्टमर को बेचूंगा टाइम के लिहाज से, इस आइटम को मैं परचेज करूंगा और कस्टमर को बेचूंगा ईच बॉक्स के लिहाज से। अगर इसमें कोई कैटेगरी फॉल नहीं कर रही तो स्टूडेंट अदर सिलेक्शन करके आप अपनी भी कोई कैटेगरी बना सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके अलावा भी कोई कैटेगरी है आप कैटेगरी बना सकते हैं। देखिए कितना वर्सटाइल हमारे पास उसे क्या कहते हैं चीज़ है। लेकिन मेजरमेंट का टूल आप लाजमी रखें, क्योंकि देखें जब बैचेस की बात होती है ना, तो देखें एक बॉक्स के अंदर आप कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को देखें, अब मैंने बॉक्सेस में सप्लाई करनी है, एक बॉक्स में 12 उसे क्या कहते हैं गुड्स है, मैं होलसेल का काम करता हूँ, मैं कभी भी एक लक्स नहीं देता, एक सोप नहीं देता, मैं एक बॉक्स में 12 सोप देता हूँ। इसका मतलब है कि मेरा बिजनेस जो है वो बॉक्स के ऊपर काम करेगा, तो ईच बॉक्स के साथ मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये इस ज़रा कैटेगरी को ज़रा देखिएगा, तो कैटेगरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। तो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट मैंने ईच सिलेक्शन कर ली। अब स्टूडेंट ये देखें डिस्क्रिप्शन ऑन परचेज ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑन सेल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ना जो चीज़ परचेज कर रहे होते हैं वो कस्टमर को नहीं दिखानी होती, दैट्स वाई ये दोनों अलहदा उसने दे दी, ठीक है। देखिए कभी ऐसा होता है कि आप एक मटेरियल मंगवा रहे होते हैं, लेकिन कस्टमर को ये कहना होता है कि नहीं जी ये जो मटेरियल है ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए आपने उसको बताना होता है कि नहीं जी ये मटेरियल इस कैटेगरी का है। लेकिन अब परचेज करते हुए और सेल करते हुए अगर आप दोनों जगह एक डिस्क्रिप्शन लिख दें तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन चली जाएगी जो कस्टमर
को जानी चाहिए, जो परचेज की डिस्क्रिप्शन थी वही सेल के ऊपर चली जाएगी। देखें कभी ऐसे होता है कि हम बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो माल चाइना से मंगवा रहे होते हैं, ठीक है, और वो आगे कह रहे होते हैं कि जी नहीं जी ये तो जेन्युइन है जी, ये तो यूके का है, ठीक है। ऐसा बहुत होता है क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर मेरा विजिट होता है तो वो ऐसे ही कहते हैं। तो उसमें देखें क्यूब बुक ने क्या ऑप्शन दिया है कि आप अपने लिए परचेज की ऑप्शन अलहदा रख लें, जो आप डिस्क्रिप्शन परचेज पे लिखना चाहते हैं, जो कस्टमर के सामने आप रखना चाहते हैं वो आप अलहदा रख लें। क्यों, आप इसमें अगर सेम रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप नहीं सेम रखना चाहते तो आप बेशक उसको अलहदा अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट आपको बज़ाहिर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें वन बाय वन साथ साथ आपने मेरे चलना है। कॉस्ट इसकी खुद ही आ जाएगी जब आप परचेज इसकी करेंगे, तो कॉस्ट इसकी खुद सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस वजह से आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट रिलेटेड आइटम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं परचेज करूँगा तो वो खुद ही आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट अब ज़रा देखें, अब आपको एक्सपेंस का अकाउंट हिट कराना है। आपको वो अकाउंट हिट कराना है जिस अकाउंट में जब आप ये चीज़ बेचेंगे तो ये चीज़ आपको कितनी कॉस्ट की है वो जाएगा, यानी कि CGS का अकाउंट वो आप हिट कराएंगे। और ये क्विक बुक में एक ही होता है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से ही माना जाता है, तो आप इसमें हमेशा यही अकाउंट हिट करवा रहे होंगे। अब आए स्टूडेंट प्रेफर्ड वेंडर की तरफ कि आप ये चीज़ किस वेंडर से प्रेफरेंस खरीदते हैं। आप हिट कराना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं कराना चाहते तो बेशक आपके वेंडर की सारी लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी। अगर वेंडर नहीं है तो नया ऐड कर लें, नया ऐड वेंडर करना हम लोगों को पता है, ठीक है। हम मजीद भी इसके ऊपर तफसील में नए वेंडर ऐड करने के ऊपर बात कर रहे होंगे, लेकिन देखें आपको एक वेंडर जो है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप ऐड करें। प्रेफरेबल आपकी रिच इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप ये सामान किससे ख़रीदें हैं। अच्छा स्टूडेंट अब देखें, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास उसे क्या कहते हैं सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस के ऊपर आ गया कि जो आप खुद अपनी प्राइस सेट करना चाहते हैं वो प्राइस आप सेट कर लें कि हम मार्केट में इससे कम नहीं बेचना चाहते। जर्नली जो रिटेल बिजनेस है उसमें रिटेल प्राइसेस फिक्स होती हैं, तो आप वो फिक्स प्राइसेस लिख सकते हैं। क्या इस पर टैक्स है या नहीं है वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। अगर अब देखिए स्टूडेंट, ये देखें टैक्सेबल सेल, नॉन टैक्सेबल, लेकिन आप स्टूडेंट इसके अंदर देखें अगर ऐड न्यू में जाएं तो कभी कभी ऐसा भी होता है पाकिस्तानी लॉ में उस चीज़ का सेल टैक्स कोड होता है। आप वो सेल टैक्स कोड दे के उस चीज़ को मज़ीद तफसील में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जैसे मेडिसन है, मेडिसन देखें वो एग्जेम्प्टेड है। अब उनका एक सेल टैक्स कोड है कि उस सेल टैक्स कोड में आती हैं, तो आप कोड लिख के डिस्क्रिप्शन लिख के नॉन टैक्सेबल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, उसमें आप चीज़ें टैक्स वाली भी बेच रहे हैं, नॉन टैक्सेबल भी बेच रहे हैं, तो अगले बंदे को समझाने के लिए, ठीक है, आप अपनी सारी FBR के मामलात क्लियर करने के लिए अगर आप अपनी गुड जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आपको FBR की वेबसाइट से मिल जाएगा कि उसका सेल टैक्स कोड क्या है। आप अगर वो सेल टैक्स कोड डाल देंगे तो स्टूडेंट आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा कि आप उस चीज़ को मैनेज कर सकें FBR के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्ट्स को आप मैनेज कर सकें कि हमने टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें बेची हुई हैं। डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो टैक्स वालों ने दिया वो भी लिख सकते हैं, और फिर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। लेकिन इस टैब को जनरली कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि यार आप पूरे लीगल प्रोसीजिंग की तरफ जाएं। आप सेल टैक्स कोड जो है वो लाजमी उस आइटम का लिखें कि जिसको आप उससे क्या कहते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग करें, ताकि कल को कोई भी लीगली आपके पास आता है तो आप लीगली तौर पर क्लियर हों कि देखें इस कोड के तहत हम इस चीज़ को सेल करें। और देखें आजकल आपको पता है कि कई ज़्यादा बातें चली हुई हैं कि जी आप बिल लें, सेल टैक्स बिल लें। अब आवाम भी आपको पता है जो हमारी वो फेमिलियर हो रही है, तो इस वजह से देखिए अगर ये कितना बेहतर होगा कि अगर कस्टमर की रसीट के ऊपर ही सेल टैक्स कोड चला जाए तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल कस्टमर को मिल जाता है कि इन्होंने मेरे से सेल टैक्स बिल्कुल ठीक मद में चार्ज किया है। तो हम यहाँ पे देखें वो सेल टैक्स कोड को यहाँ पे उसे क्या कहते हैं मैनेज कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट या इनकम अकाउंट हिट कराना है, हमने वो अकाउंट हिट कराना है कि ये जो पैसे मुझे कमा के देगी गुड वो किस अकाउंट में जाएगा। अब जनरली वो सेल्स का अकाउंट है, ठीक है, वो सेल्स का अकाउंट होता है हमारे पास। यहाँ पे आप जस्ट सेल्स लिखेंगे तो सेल्स का अकाउंट आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है आपको
ऑनर ये कहता है कि यार मेरी दो सेल्स को अलहदा कर दो, मेरी टैक्स वाली सेल्स अलहदा जाएं और नॉन टैक्सेबल सेल अलहदा जाए। तो स्टूडेंट देखिए, टैक्स वाली सेल के लिए आप सेल्स का अकाउंट एड कराएंगे, अगर नॉन टैक्सेबल वाली सेल्स है तो आप कोई नया अकाउंट बना लेंगे। तो नया अकाउंट बनाने में कोई ऐसे हर्ज नहीं है। देखिए जिस तरह हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में बनाते थे ऐड न्यू, उसी तरह इनकम का अकाउंट देखें ऑटोमेटिकली आएगा। अकाउंट नेम लिख ले आप, यहाँ लिख ले नॉन टैक्सेबल सेल्स, ठीक है, और यहाँ इसको सेव कर दें। अब देखें जो टैक्स वाली गुड्स होंगी उसके का साथ अकाउंट सेल्स का आ जाएगा, जो नॉन टैक्स वाली गुड होगी उसके का अकाउंट नॉन टैक्सेबल सेल का आ जाएगा। लेकिन ये तब कीजिए जब आप ऑनर की नीड को समझें, क्या वो चाह रहा है ये नहीं चाह रहा। वैसे रिकमेंडेशन एक ही है कि सब एक ही अकाउंट में हमारे पास जाना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट ये एसिड का अकाउंट है, ये हमेशा से इन्वेंट्री एसिड आपका रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अकाउंट आप लोगों ने चेंज नहीं करने। अब स्टूडेंट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है रीऑर्डर पॉइंट कि थ्रेशोल्ड है ये कि स्टूडेंट मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये मुझे रिमाइंडर दे दे। अब ये रिमाइंडर देखें यहाँ पे आए होते हैं या टॉप पे देखें, ये देखें ये रिमाइंडर आए होते हैं, आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा कि इतनी क्वांटिटी इस गुड की है, आपको दोबारा ऑर्डर कर देना चाहिए। ज़रा वर्ड से देखें रीऑर्डर। और मैक्सिमम क्वांटिटी इसकी कितने से ऊपर नहीं जानी चाहिए, यानी कि जैसे ही मैं परचेज करने के लिए जा रहा हूँ कि भाई आपने तो खुद सेलेक्ट किया हुआ है कि आपने 100 से ज़्यादा ये अपने पास रखने नहीं है, तो आपके पास तो ऑलरेडी ये 100 आइटम पड़ा है, तो आप क्यों परचेज करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखें मैं इस चीज़ को फिर बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। और स्टूडेंट ये तो बात मैं कल के लेक्चर में कर चुका हूँ कि ये जो 3 कॉलम है ये तो ओपनिंग बैलेंस के लिए यूज़ होते हैं कि ऑन हैंड इस टाइम कितना ओपनिंग बैलेंस है। जब आप ओपनिंग बैलेंस पुट करते हैं तो तब ये यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने देखें एक एक हेड के बारे में बात की और ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर आप कोई इससे रेलिवेंट नोट देना चाहते हैं, कुछ भी बात करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स बना सकते हैं। और स्टूडेंट मैंने पहले भी ये बात की, अगर ऑनर ये कह रहा है कि यार इसमें मेरा इन्वेंट्री से रिलेटेड और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ये मुझे ये पता लगे कि ये इन्वेंट्री की अपडेट प्राइस कब हो रही है, ये सब चीज़ें मुझे पता लगे, तो आप देखें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप मल्टीपल कस्टम फील्ड बना सकते हैं। देखें आप डिफाइन फील्ड करें, यहाँ पे आप लिखें कि सर आपको ये चाहिए कि इसकी प्राइस अपडेट किस डेट को हुई, कोई मसला नहीं है सर, हम ये डेट इसमें यूज़ कर लेते हैं। ये देखें मैंने इसका डेट को यूज़ कर लिया और आपने हर लिस्ट पे भी आपको ये जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब अपडेटेड डेट आ गई, आपने कहा सर यहाँ पे हम अपडेटेड डेट डाल देंगे इसकी कि जी इसकी अपडेटेड डेट है जी 25 अप्रैल 2020। इस डेट को हम लोगों ने इसकी प्राइस जो है वो अपडेट की है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें प्राइसेस अपडेट करनी पड़ती हैं, तो हम यहाँ साथ ही डाल देंगे। अब वो ये चाह रहा है कि यार मुझे इससे रिलेटेड पता लगे, तो हमने उससे रिलेटेड कस्टम फील्ड बना दी। और अब ये स्टूडेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट टैब है, एडिट मार्क। अगर आप ऑटोमेटिकली सेल प्राइस चेंज करना चाहते हैं, एक तो ये है ना कि आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मैंने तो इसको 120 से ऊपर बेचना ही नहीं है, तो आप यहाँ लिख दें 120, ठीक है। एक ये है कि आप खुद ऑटोमेटिक लगा दें कि यार मैं कभी देखूँ ही ना, खुद ब खुद कीमत चेंज होती रहे। अब स्टूडेंट ये देखें, इसमें ज़रा फोकस कीजिए। वो कह रहा है टाइप ऑफ मार्कअप, यानी इसके ऊपर आपने प्रॉफिट कैसे डिसाइड करना है। देखें सबसे पहले वो कह रहा है कि परसेंट ओवर कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर कोई परसेंट डिसाइड करनी है। तो ये देखें स्टूडेंट आप यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। अब ये 2 परसेंटेज हैं स्टूडेंट, एक तरफ फोकस करें, एक मार्कअप परसेंटेज है, एक मार्जिन परसेंटेज है। जो मार्जिन परसेंटेज होती है ना, फॉर एग्जांपल वो प्रॉफिट, ये दोनों प्रॉफिट ही हैं, ये दोनों प्रॉफिट ही हैं, ठीक है, इसमें कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज कि मैं कह रहा हूँ कि जी मेरा मार्जिन जो है वो 10% है। इसका मतलब ये है कि मार्जिन 10% से मुराद ये है कि जब ये मार्जिन में 10% की बात कर रहा हूँ तो इससे मुराद मेरे पास ये है कि ये सेल प्राइस जो है ना, ये जो सेल प्राइस है 120, ये जो सेल प्राइस है, इस सेल प्राइस का वो 10% लेके कहेगा कि 12% प्रॉफिट है। यानी कि एक बात फोकस कीजिए कि मार्जिन में जो बेस है वो सेल प्राइस होती है और मार्कअप में बेस होती है कॉस्ट। यानी कि मार्कअप में प्रॉफिट लिया जाता है कॉस्ट की बेस के ऊपर, कॉस्ट, यानी कि अगर ये कॉस्ट 100 रुपया है तो 100 का 100% 100 रुपया प्रॉफिट। अब
अगर मार्जिन का 100% मैं बात कर रहा हूँ तो 120 का 100% क्या आ जाएगा, 120। तो देखें, मार्कअप में प्रॉफिट लिया जाएगा कॉस्ट के ऊपर, मार्जिन में प्रॉफिट लिया जाएगा सेल प्राइस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर दी कि यार हमेशा से यही हो, आप ओके करके इस चीज़ को लगा दी, आपने अपनी मर्जी यहाँ परसेंटेज जो है वो डिसाइड कर ली। अब वो कह रहा है इफ़ आइटम कॉस्ट चेंज ऑन परचेज। अब ज़रा देखें, अगर परचेज के ऊपर कॉस्ट चेंज हो तो आप इसको क्या अपडेट करना चाहते हैं, या वो आपसे पूछे कि नहीं भाई आपके ऑलवेज अपडेट, आपके ठीक है भाई जैसे ही कॉस्ट चेंज हो ऑटोमेटिकली मेरी सेल प्राइस चेंज हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई नेवर अपडेट, मैं खुद करना चाहता हूँ अपडेट, फिर ये कर दें। आप ये चाहते हैं नहीं वो मुझसे पहले पूछे कि अपडेट करने से ये ऑप्शन हो जाएगा, तो आप फिर ये ऑलवेज आस्क अबाउट अपडेटिंग आइटम कॉस्ट की बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखें ये भी हमारे पास सेम है। देखें वो क्या कह रहा है, ऑलवेज अपडेट द सेल प्राइस। यस आप कहेंगे जब कॉस्ट चेंज होगी तो मैं सेल प्राइस अपडेट करूंगा। यहाँ पे भी देखें वो कह रहा है इफ आइटम कॉस्ट चेंज ऑन परचेज, आप कहेंगे यस अपडेट करें। अगर आप चाहते हैं, फिर मेरी बात सुने गौर से, कि अगर आप चाहते हैं कि इसी परसेंटेज से मैं लगाऊं, ओके करूं, और जैसी कॉस्ट न्यू है, फॉर एग्जांपल ये मैं 10 का खरीद रहा हूं, 40 का बेच रहा हूं, जैसी कॉस्ट 20 हो तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सेल प्राइस बढ़ जाए जितने मेरे मार्जिन मैंने सेलेक्ट किए हुए, तो फिर यहाँ आपको ऑलवेज का बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ऑलवेज का बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप स्टूडेंट देखें अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितनी अमाउंट इसके ऊपर रखना चाहते हैं, आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप खुद ही से पहले से जाके डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन कर दें कि यार कल को अगर प्राइस चेंज हो तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ये ऑटोमेटिकली अगले हेड में इन्वॉल्व हो जाए। तो इसको आपने ऐसे डील करते हुए आना है, यानी कि कल को जब प्राइस चेंज होगी तो ये खुद ही खुद चेंज होता जाएगा, क्योंकि मैंने इसको अब ऑलवेज अपडेट आइटम कॉस्ट, ऑलवेज अपडेट सेल प्राइस के ऊपर लगा दिया है कि जैसे ही मैं कॉस्ट चेंज करूंगा सेल प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये सिलेक्शन कर दी है कि भाई आप मेरा परसेंटेज ओवर कॉस्ट या अमाउंट ओवर कॉस्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये कह दिया है कि भाई 120% मेरा मार्कअप रख के सेल प्राइस डिसाइड कर लें, यानी कि अभी कॉस्ट 0 चल रही है तो देखें ये 120 है, जब कॉस्ट 80 होगी तो खुद बताएं मुझे सेल प्राइस कितनी चली जाएगी, 200 पे चली जाएगी। ये ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। अब जैसे ही आप कस्टमर को बेचने के लिए जाएंगे ना, तो आपको अब ज़हन नशीन करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को खुद ही ये इनवाइस निकाल के दे देगा भाई इसको 200 रुपये का ये बेचना है, क्योंकि आपने पीछे ये फिक्सिंग कर दी है। ये स्टूडेंट वहाँ पे होता है जहाँ पे ना रिटेल बिजनेस चलता है, आपको पता है कि आपकी प्राइजेस फिक्स है, आपने चेंज नहीं करनी। लेकिन स्टूडेंट जहाँ पे आपको प्राइजेस चेंज करनी पड़े, एक कस्टमर आ गया तो फिर और हिसाब से करना पड़े, तो लेकिन आप अपने क्लाइंट को ये मशवरा लाजमी देंगे कि सर वाई नॉट कि हम शुरू से ही प्राइजेस फिक्स कर लें। तो इस तरह हमें ये बात है कि हमें पहले से ही पता होगा कि इस कस्टमर को हमने इससे नीचे चीज़ नहीं बेचनी, कभी हमें लॉस ही नहीं होगा, तो हम पहले से ही हर आइटम की जो प्राइस है वो फिक्स कर लेंगे। दैट्स वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन्वेंट्री साइड। अब स्टूडेंट ये इन्वेंट्री की ईच हेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको जस्ट ओके करके इसको देखें, ये मैंने मुकम्मल सेव कर दिया। स्टूडेंट ये देखें अब इसकी फ्रंट एंड पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्विकली जो इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये देखें स्टूडेंट, इसकी आप कोई ना कोई इमेज भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें इस इन्वेंट्री का इमेज कि ये इन्वेंट्री ये है, यहाँ पे क्लिक करें तो वो इन्वेंट्री की इमेज आ जाएगी, ठीक है। आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये देखें ये बता रहा है कि इसकी सेल प्राइस ये चल रही है, मार्कअप ये चल रहा है इसका, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने डेफिनेटली यूज़ नहीं किया। देखिए फ्रंट एंड पे कितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसकी, कि इस टाइम री ऑर्डर पॉइंट कितना है, इस टाइम इसकी क्वांटिटी कितनी पड़ी है, क्वांटिटी ऑन सेल ऑर्डर कितनी है, हमसे कस्टमर ने कितनी डिमांड की हुई है, परचेज ऑर्डर पे कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। अब ज़रा देखें स्टूडेंट यहाँ पे आप फौरी तौर पे इससे यहाँ पे भी इस चीज़ को एडिट की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके साथ आप कोई फर्दर चीज़ अटैच भी कर सकते हैं, इसकी पिक्चर इधर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट है आप इधर भी अटैच कर सकते हैं। जैसे लीगली तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जो ड्रग्स का बिज़नेस होता है, जो मेडिसिन का बिज़नेस होता है, उसमें आपको पता है कि आपने मुख्तलिफ मेडिसिन की
जो है वो लाइसेंस अपने साथ अटैच करने होते हैं। तो वाई नॉट कि कल को कोई भी आए तो बजाय इसके कि आप लाइसेंस ढूंढ रहे हो जगह जगह, यार आप यहीं पे अटैच करके रख दें फौरी तौर पे। कल को कोई भी ओपन करेगा वो कहेगा यार ये तुम बेच रहे हो, ये तो लीगली, आप बताओ ज़रा आपको किसने लाइसेंस दिया ये प्रोडक्ट बेचने का। तो आप फौरी तौर पे यहाँ पे दिखाओगे कि सर ये देखें ये लगा हुआ है, ये लाइसेंस है, आप बेशक चेक कर लें, ये पूरा हमारे पास डिटेल है। तो स्टूडेंट देखें, एक आइटम से रिलेटेड आपको कंप्लीट डिटेल में जाना है, कंप्लीट चीज़ देखनी है ताकि ऑनर का सेटिस्फेक्शन लेवल एट एंड तक जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सी सर्विसेज ऐसी होती हैं, लोग इन्वेंट्री का आइटम जस्ट सेलेक्ट करा देते हैं लेकिन उससे आगे जो है वो नहीं बढ़ते। अब इससे रिलेटेड जब हम रिपोर्ट्स की बात करने जा रहे हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो हम रिपोर्ट सेक्शन की तो बात करेंगे जब अभी हम इन्वेंट्री से रिलेटेड बाकी एलिमेंट्स को भी ख़त्म करेंगे, नॉन इन्वेंट्री पार्ट और उन एलिमेंट्स को। तो अभी हम उन इन्वेंट्री पार्ट्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हम और इन्वेंट्री पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अब स्टूडेंट देखें, इसमें इन्वेंट्री पार्ट के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं। सर्विस, इन्वेंट्री, असेंबली, नॉन इन्वेंट्री पार्ट, फिक्स एसेट, अदर चार्ज, सब टोटल, ग्रुप, डिस्काउंट, पेमेंट्स, सेल टैक्स आइटम, सेल टैक्स ग्रुप आइटम। वैसे सेल टैक्स आइटम और सेल टैक्स ग्रुप आइटम को तो हमने वैसे ही इनवाइस में स्टडी कर लेना है। अब स्टूडेंट कभी कभी ऐसे होता है कि आप चीज़ें तो नहीं बेच रहे, आप तो सारी सी बात है सर्विसेज कर रहे हैं, तो आप फिर सर्विसेज मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट देखें, उन सर्विसेज में बहुत सी चीज़ें इसने हाइड कर दी हैं, ठीक है। उन सर्विसेज में आप सर्विसेज का नेम लिखेंगे, उसी तरह यूनिक नेम होना चाहिए। सब आइटम लिखेंगे कि वो किसी मेन सर्विस का हेड तो नहीं है। उसके बाद उसकी मेजरमेंट लिखेंगे कि आप सर्विस करते कैसे हैं, ऑरली बेस। डेफिनेटली ये जो मैंने आपको मेजरमेंट दिखाई थी सर्विस के अंदर, ये जो मेजरमेंट मैंने आपको दिखाई थी सर्विस के अंदर, जस्ट 1 मिनट, ये जो मेजरमेंट दिखाई थी मैंने आपको, टाइम, मिनट और डे, आप देखें ऐसे सर्विस भी करते हैं। देखें आप लोग ऑरली बेस चलते हैं, डेली बेस चलते हैं, ऐसे आप बिलिंग करते हैं ना कि भाई हमने 5 दिन आपकी क्लाइंट साइड पे गुजारे, ठीक है। तो आप देखें, आप उससे क्या कहते हैं कि ये आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी आप लिखते हुए नज़र आएंगे और डिस्क्रिप्शन लिखते लिए कंप्लीट लिखेंगे। और देखें इसमें मेजॉरिटी अकाउंट जो है वो ख़त्म हो गए और यहाँ से आप सेम उसी तरह जो है वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे रेवेन्यू का। और स्टूडेंट आपको पता है रेवेन्यू का अकाउंट हमारे पास क्या है, सेल्स का अकाउंट है, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रेट। अगर आप डालना चाहते हैं कि जी हम तो 1200 रुपया पर और चार्ज कर रहे हैं, 1200, 1300, 1400 रुपया चार्ज कर रहे हैं, तो वो आप ये यहाँ पे लिखते हुए नज़र आएंगे। तो सुन देखें, इसकी तो बहुत कम सी बात है ना, क्योंकि देखें इसमें तो कोई कॉस्ट नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई क्वांटिटी नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा सीधा जी मेरा लेबर 5 घंटे के लिए गया और बस ये मैंने चार्ज कर देना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ बनाना तो पड़ेगा कि वो लेबर काम क्या करने जा रहा है। जैसे एक इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए जा रहा है, एक सिविल वर्क के लिए जा रहा है, एक मैकेनिकल वर्क के लिए जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क आइटम नेम, एक सिविल वर्क आइटम नेम। और ऑरली बेस आप चल रहे हैं तो आप ऑरली बेस यहाँ पे चलेंगे। जैसे ऐड न्यू है तो देखिए मैं ऑरली बेस के हिसाब से टाइम की सिलेक्शन कर लेता हूँ और मिनट, डे, वर्क डे, तो मैं अपना डे के लिहाज से सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब देखें ये डे आ गया और मैंने यहाँ पे उसको उसे कहते हैं सिलेक्शन कर दी। और अब मैं उसका रेट डिसाइड कर दूंगा कि जी मैं पर डे 1200 रेट लेता हूँ और ये इनवाइस के ऊपर, ताकि ऑटोमेटिकली शो हो जाए। और यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मैं सिविल वर्क की बात कर रहा हूँ, कि मैं सिविल वर्क की भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और उसी तरह कस्टम फील्ड में आप अपडेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो हमारी किस दिन अपडेट हुई है, 25 फरवरी 2020, ठीक है, ओके। अब देखें इसमें अगर आप फर्दर इसमें तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आसान बात है। पहले आपको देखें, सोचना है कि सर्विस क्या चीज़ है। कि जब आप ऐसे बिजनेस में होते हैं जिसमें आपने माल नहीं बेचना, आपने बस लेबर अपनी भेजनी है और उसने पर डे चार्ज करना है, तो इसको जस्ट हम अकाउंट हमने सेट नहीं किया, तो सेल्स का अकाउंट हम सेट करके इसको ओके करेंगे। तो देखें अब ये इसकी भी सारी की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिविल वर्क वैसे यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, लेकिन आप यहाँ से भी तलाश कर सकते हैं, ऑल इन्वेंट्री करके भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, सर्चिंग कर सकते हैं
ताकि आप बाद में भी उन चीज़ों को जो है वो ढूंढ सकें। अच्छा, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे ज़रा देखें स्टूडेंट, सर्विस के बाद है इन्वेंट्री असम्बली। इसको स्टूडेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप गौर से समझिएगा। असम्बली आइटम क्या होता है? असम्बली आइटम ये होता है, लेट्स सपोज के मेरे पास एक बंदा आता है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, वो लेके आता है एक अपना प्रिंटर। अब उसका जो प्रिंटर है ना, उसके अंदर 3-4 चीज़ें ख़राब हैं। अब मैंने क्या किया, जैसे प्रिंटर की बजाय लेट्स सपोज के वो प्रिंटर ख़राब नहीं है लेकिन वो टोनर चेंज कराने के लिए आता है। अब जो मेरा बिज़नेस है ना, वो टोनर मुख्तलिफ जगह से निकाल के देता है, मतलब पैकिंग में टोनर बनाया नहीं लेके आता। मेरा बिज़नेस जो है वो टोनर मैन्युफैक्चरिंग का है। तो मैंने क्या किया, एक जगह से टोनर निकाला येलो, एक जगह से टोनर निकाला ब्लू, एक जगह से ब्लैक, क्योंकि प्रिंटर के अंदर 4 टाइप्स के टोनर डाल रहे होते हैं, जिसमें आपको एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि ये जो मैं इसको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये बेसिकली 4 चीज़ों का मजमुआ है। वो 4 चीज़ें मेरे पास इन्वेंट्री थी, लेकिन मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं इसको बेच तो वो 4 चीज़ें रहा हूँ, लेकिन मैं अब इस कस्टमर को तो नहीं बता रहा। कस्टमर तो मेरे पास यही लेके आया कि यार मुझे तो प्रिंटर का टोनर चेंज कर दो। अब उसको क्या पता कि मैंने इस प्रिंटर के टोनर के अंदर 4 चीज़ें डाली हैं। वो तो मेरे पास ये लेके आया कि प्रिंटर का टोनर चेंज कर दो। अब टोनर मेरे लिए असेंबली आइटम है, क्योंकि उसके आइटम में, उस असेंबली आइटम में मेरी फर्दर 4 चीज़ें डली हैं भाई, मेरे फर्दर 4 हेड डले हैं। तो ये चीज़ आप देखें कि ये असेंबली आइटम को यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। असेंबली आइटम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, देखें उसी तरह आप आइटम का जो है वो नेम लिखेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो उसी तरह आप देखें स्टूडेंट, इन्वेंट्री असेंबली लिखेंगे, उसी तरह आप आइटम नेम इसका सिलेक्ट करेंगे। सब आइटम अगर है किसी का तो सिलेक्शन करेंगे। और अब वो ये कह रहा है कि आप डायरेक्ट क्या वेंडर से ले रहे हैं। देखें, ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट आप वेंडर से भी ले रहे हो और आप खुद भी बना रहे हो। तो अगर मैं खुद बना रहा हूँ, अगर डायरेक्ट मैं वेंडर से ले रहा हूँ, तो सिर्फ देखें एक यहाँ पे प्रेफर वेंडर एक ऐड होगा और इसके अलावा मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, बाकी ये चीज़ें हाइड हो जाएंगी। लेकिन ऐसा जनरली इन्वेंट्री असेंबली में नहीं होता। तो आइटम नेम आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद उसी तरह उसका यूनिट मेजरमेंट आपने सेलेक्ट किया, उसी तरह अपना उसने यूज़र ग्लोबल प्रेफरेंस, मतलब अब ये कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट आप क्या समझते हैं, इसकी क्या बनती है। अब एक बात माइंड में रखिएगा, लेट्स सपोज कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो है वो प्रिंटर का टोनर चेंज कर रहा हूँ और टोनर चेंज कर रहा हूँ डेल का। तो डेल मैंने टोनर यहाँ पे आइटम नेम लिख लिया, यूनिट मेजरमेंट उसकी लिख ली ईच। और अब मुझे पता है कि मेरे पास इस टोनर में 4 चीज़ें डलती हैं। उन 4 चीज़ों की मिला के टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अब देखिए इसमें 3 ऐड है, यूज़ ग्लोबल प्रेफरेंस, यूज़र डिफाइंड कॉस्ट और यूज़ टोटल बीओएमएफ कॉस्ट, बिल ऑफ मटेरियल। बीओएमएफ कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। जनरली हमें ये करना चाहिए, ठीक है, कि हम बजाय इसके कि अपनी कॉस्ट दें, जो कॉस्ट इसकी आएगी, यानी कि जो आइटम्स मेरे पास पड़े हैं उनकी कॉस्ट आएगी, वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट इसकी बन जाए। अगर आप खुद अपनी कोई कॉस्ट देना चाहते हैं कि नहीं यार ये मेरे ख्याल से यूजली इतने का होना चाहिए, ये हमारी कॉस्टिंग दूसरे वाले मटेरियल की ठीक नहीं चल रही, तो हमारे ख्याल से इतना होना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। अगर एक्चुअल अकाउंटिंग करनी है तो यू शुड चूज यूज टोटल बिल ऑफ मटीरियल कॉस्ट। जब मैं, आप ज़रा देखें, इसी तरह डिस्क्रिप्शन दूंगा स्टूडेंट, देखें उसी तरह सेल प्राइस, उसी तरह एक टैक्सेबल है या नहीं है, उसी तरह इसका इनकम अकाउंट का ये बेचेगा कहाँ पे जाएगा। अब स्टूडेंट ज़रा देखें, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि इस टोनर डेल में 4 चीज़ें डलती हैं, ठीक है। इन 4 चीज़ें में जो डलने में, वो चीज़ें कौन कौन सी डलती हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा जी। इसमें ये भी डलता है, ठीक है। इसकी एक टोनर डेल का तैयार करने के लिए 2 क्वांटिटी डलती हैं, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा इसमें जी ये भी डलता है, और एक टोनर डेल का तैयार डालने के लिए इसमें ये एक चीज़ डलती है, और इसमें उसे क्या कहते हैं कि ये भी डलता है, और एक टोनर डेल का तैयार करने के लिए इसमें 5 क्वांटिटीज़ डलती हैं। अब इसको आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव कर देंगे तो अब होगा क्या कि कल को जब आप ये आइटम बेचेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आइटम ख़त्म हो जाएंगे, 5, 1, 2। अब ज़रा फोकस करें।
कल को आपका क्लाइंट ये कहता है कि भाई ज़रा चेक करें मेरे पास जे बॉक्स कितने पड़े हुए हैं। आप जे बॉक्स चेक करते हैं, जे बॉक्स पड़े होते हैं 10 सॉफ्टवेयर में। वो कहता है ज़रा फिजिकली चेक करें, फिजिकली पड़े होते हैं 8। वो कहता है यार 2 किधर गए। इसका मतलब ये है कि जब आप असेंबली करने लगे थे इस टोनर डेल की, तो आपने जे बॉक्स को ज़्यादा ज़ाया कर दिया। हालांकि आपने यहाँ पे लिख दिया था कि जे बॉक्स जब टोनर डेल में जाएगा तो सिर्फ 5 क्वांटिटीज़ इसकी जो हैं वो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे तो 8 पड़ी हुई हैं, 10 पड़ी होनी चाहिए थी। इसका मतलब है 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो असेंबली कर रहा था, जो टोनर डेल को बना रहा था, जिसने टोनर डेल को 3 चीज़ों को मिला के बुलाया, उसने जे बॉक्स को ज़्यादा पुट कर दिया। तो स्टूडेंट, इन्वेंट्री असेंबली बहुत ज़रूरी होता है आज कल के दौर में। जो ख़ास तौर पे रिपेयरिंग का काम होता है ना, उन रिपेयरिंग के काम में ये बहुत चीज़ें डलती हैं कि एक चीज़ वहाँ से निकाल ली, एक चीज़ वहाँ से निकाल ली, एक चीज़ वहाँ से निकाल ली, बना के प्रोडक्ट एक दे दी। और यार कस्टमर को तो ये नहीं ज़रूरत कि तुमने टोनर डेल बनाते हुए कनेक्टर डेल लगाया है, बेस BL लगाया, जे बॉक्स है, उसको तो ये ज़रूरत है यार मुझे तो बताओ ना, मुझे तो टोनर डेल लेना। अब उसको आप ये चीज़ें दे रहे हो, वो कह रहा है यार मैं तो आपसे एक चीज़ लेके जा रहा हूँ टोनर डेल, या तुम मुझे टोटल 8 चीज़ें दे रहे हो यार, वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो भाई हमें देखें पीएचडी ने इसके लिए क्या दिया, हमें उसने इन्वेंट्री असेंबली का हेड दिया। अब हमने इन्वेंट्री असेंबली के हेड को इस पर्पस के लिए यूज़ करना है। सेम उसी तरह पॉइंट किसका मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, और ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए जो पॉइंट हमारे पास चल रहे हैं वो हमारे पास, तो वो प्राइस अपडेट की बात कर रहा है। तो इसमें हम ये डाल देते हैं कि 25 फरवरी 2020 और इसको हम ओके कर देते हैं। अब देखें ये स्टूडेंट, ये इन्वेंट्री असेंबली का मुकम्मल एक हेड इसमें जो है वो प्रिपेयर हो गया, जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। अच्छा अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो हम बात करें, अगर हम ऑल असेंबली के ऊपर क्लिक करें तो देखें मैंने एक ही असेंबली बनाई है ना, उस असेंबली का सारी चीज़ हमारे पास क्लियर होगी। बाकी अब देखें कि असेंबली आइटम जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए क्रिएशन की तरफ। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब देखें नॉन इन्वेंट्री पार्ट आ गया। देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होती, ना आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं, ना आप उसको कुछ रखना चाहते हैं, आप जस्ट ये चाहते हैं कि यार वो उसे क्या कहते हैं कि एडमन आइटम होते हैं ना, एडमन आइटम होते हैं। लेट्स सपोज कि यार बस ठीक है वो यहाँ पे पड़ा रहे, यार ये चीज़ें हैं सप्लाईज होती हैं, इसको हम बेसिकली ऑफिस सप्लाईज होती हैं कि ठीक है यार हमने तो इनको आगे बेचना ही नहीं है, यार हमने तो इनको आगे बेचना ही नहीं है। इस जिसको आप ख़ास तौर पे क्या कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिसको आप इक्विपमेंट कह सकते हैं कि यार ये इक्विपमेंट तो हमने बेचना नहीं है, लेकिन इस इक्विपमेंट ने यूज़ होना है इन्वेंट्री बनाने में। तो उस दैट इक्विपमेंट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्टोर रूम, नॉट एडमन रूम। वो स्टोर रूम का हिस्सा, वो स्टोर रूम उस इन्वेंट्री का हिस्सा है, वो यूज़ हो रहा है उस इन्वेंट्री को बनाने में। देखिए बहुत से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्होंने इन्वेंट्री जहाँ पे प्रिपेयर हो रही होती है, लेन देन के मामलात इन्वेंट्री की हो रही होती है, इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर हो रही होती है, वहाँ पे बहुत से इक्विपमेंट रखे होते हैं जो इन्वेंट्री की जो है वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं। और वो उनका यूज़ क्या होता है, वो मतलब लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं होता उनका, वो बार बार चेंज हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मशीन हमारे पास होती है स्टूडेंट जो पैकिंग करती है, रैप करती है, ठीक है। अब उसका देखिए रैप जो मटेरियल है वो जैसे जैसे पैकिंग कर रहे होते हैं वो ख़त्म हो रहा होता है। अब बेसिकली हम रैप मटेरियल को तो नहीं बेच रहे, लेकिन रैप मटेरियल इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोर रूम, तो वो लेकिन वो हमारा नॉन इन्वेंट्री पार्ट बनेगा, उसकी भी हम मेजरमेंट, वो भी तो हम ख़रीद रहे होंगे ना यार, किसी न किसी बंदे से तो ख़रीद रहे होंगे यार, तो हम उसको यहाँ पे लाजमी तौर पे मेंशन करते हुए आएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर को हम लोगों ने अलहदा से भी शो कराना होता है कि भैया हमने तुम्हें पैकिंग करके दी है, तो इस वजह से हम उसको जो है वो यहाँ से शो करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो नॉन इन्वेंट्री पार्ट हमारे पास ये हेड आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। जस्ट देखें वही 3 फील्ड्स हैं। अगर आपको इन्वेंट्री की फील्ड्स चूज़ करना आ गई हैं तो इनकी भी फील्ड आपको चूज़ करना आ जाएंगी। देखें वही 3 फील्ड है, लेकिन आपको इसके कंसेप्ट को समझना है। अच्छा स्टूडेंट, फिक्स एसिड की तरफ तो हम आते हैं, फिक्स एसिड को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब देखें अदर चार्ज, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कस्टमर को ना, अब ज़रा फोकस कीजिएगा, कुछ चार्ज करना होता है, कुछ फर्दर पैसे चार्ज करने होते हैं कि यार तुमने मेरा ये खर्चा करवा दिया।
उस खर्चे को आपको पहले अलहदा से यहाँ लिखना पड़ेगा अदर चार्ज के नाम से। ये तो वैसे जब हम कस्टमर के फील्ड में जाएंगे ना तो फिर भी आपको मैं ये बात बताऊंगा। लेट्स सपोज आपने कहा कि यार भाई हम तुम्हारे पास आए, चलो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो आपने अब उसको चार्ज करना है। कैसे करेंगे यार इनवाइस के अंदर चार्ज? पहले आप यहाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हेड बनाएंगे और ये लिखेंगे कि उसकी इनकम किस हेड में जानी चाहिए, ये लिखेंगे। जस्ट देखिए दो चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हेड बनाएंगे और जनरली ये हमारे पास टैक्सेबल नहीं होते तो ये नॉन टैक्सेबल। देखिए तीन चीज़ें, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। देखें अदर चार्ज के आप किसी कस्टमर को चार्ज करना चाह रहे हैं मेन मटेरियल के अलावा कि यार मैं तुम्हारे पास आया भी तो था ना, मैं चलो यार मैंने टैक्सी का किराया दिया था, उसके ऊपर तुम्हें सामान भिजवाया था, मुझे उसके ही पैसे दे दो, तो वो अदर चार्ज में जाएगा ताकि इनवाइस के ऊपर ये मेंशन होता हुआ नज़र आए। अच्छा स्टूडेंट, कभी कभी उसे क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसे होता है मेंशन, हमें यहाँ पे उसे क्या कहते हैं कि करना होता है, जैसे जस्ट मैं इसमें सब टोटल और ग्रुप तो दोनों एक ही एलिमेंट के अंदर चले जाएंगे। जैसे डिस्काउंट की मैं बात कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि स्टूडेंट जी जो डिस्काउंट है होता है ऐसे है कि आपने कस्टमर को डिस्काउंट देना है इनवाइस के ऊपर ना, तो आपको प्रोमिनेंट करके नज़र आना चाहिए वो डिस्काउंट। तो आप पहले उस डिस्काउंट को यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एक इसमें सिर्फ चेंज आएगा, आप पहले डिस्काउंट को क्रिएट करेंगे। डेफिनेटली डिस्काउंट जो है वो टैक्स के नहीं होता, ठीक है। उसे क्या कहते हैं कि डिस्काउंट इज़ अप्लाइड आफ्टर सेल टैक्स। उसे क्या कहते हैं कि ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसमें उसे क्या कहते हैं कि कई आइटम्स हैं उन पे अभी मैं डिस्काउंट की वैसे बात करता हूँ कि ये किस डिस्काउंट की बात है। ये स्टूडेंट ये जो डिस्काउंट की बात की जा रही है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट की बात की जा रही है। वो डिस्काउंट जो आप चाहते हैं कि वो इनवाइस के ऊपर ही नज़र आए। यानी कि एक कस्टमर आपके पास आया, आपने उसको कहा यार ये है तो 50,000 रुपये की चीज़, लेकिन आपको मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। आप कहते हैं ये डिस्काउंट अब यार इनवाइस पे नज़र आए, तो आप यहाँ से आके इन्वेंट्री एंड सर्विस में आके पहले वो डिस्काउंट का नेम सेलेक्ट करेंगे ताकि आप इसकी हिस्ट्री रख सकें, आप अपने ओनर को बता सकें कि ऐसे डिस्काउंट मैंने एरिया वाइज कितने दिए हैं। आप एरिया वाइज डिस्काउंट कर दें कि जी ये डिस्काउंट का नाम है जी एरिया वाइज डिस्काउंट है, जो इस एरिया से आ रहा होगा उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज सेलेक्ट करना चाहते हैं परसेंटेज सेलेक्ट कर सकें, लेकिन यहाँ से हेड सेल ना सेलेक्ट करें, क्योंकि डिस्काउंट देखिए हमारा खर्चा होता है, इस वजह से आपको डिस्काउंट एक्सपेंस के अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो सारे का सारा खर्चा जो है वो किसी एक्सपेंस के अकाउंट में जा रहा हो। अगर सेल्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो सेल्स को ये कम कर देगा, ठीक है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि आप ऐसे डिस्काउंट के लिए कोई ना कोई अलहदा हेड प्रिपेयर करें ताकि कल को ऑनर को भी पता लगे कि ये टिपिकल डिस्काउंट हमने इस हेड में दिए हैं। एक अकाउंट में आपको मर्ज नहीं करने चाहिए। तो एरिया वाइज डिस्काउंट के ऊपर आपने ये बात की, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ट्रेड डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज है, आप परसेंटेज डालना चाहते हैं डाल दें, अमाउंट डालना चाहते हैं डाल दें, कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख दें, वो आपके सामने इनवाइस के शो हो जाएगा कि भाई ये आप लोग यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो मेन पर्पस है इस चीज़ का वो यही है कि आप उसमें डिस्काउंट देना चाहते हैं या डिस्काउंट देना अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट पहले पीछे क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट देखिए ये कौन सा डिस्काउंट है जो आप चाहते हैं कि जो इनवाइस पे नज़र आए, जो इनवाइस पे जब इनवाइस बना रहे हो तो तब नज़र आए, इसको ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कहते हैं। जनरली इस पे टैक्स नहीं होता। तो देखें इसने क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट इज अप्लाइड बिफोर सेल टैक्स। टैक्स लगने से पहले ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है। तो स्टूडेंट अब मैंने आपको कहा सेल टैक्स आइटम और सेल टैक्स ग्रुप के बारे में तो हम लोग बात करेंगे जब हम उसमें जाएंगे, इनवाइस में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बात आ जाएगी। अब इसमें स्टूडेंट देखिए सब टोटल और ग्रुप, ये तो ऑलरेडी इनवाइस के अंदर सब टोटल हम लोग शो कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ से अलहदा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब स्टूडेंट रह गया फिक्स एसिड। फिक्स एसिड क्या है, जैसे मैं ये बात कर रहा था नॉन इन्वेंट्री पार्ट, देखिए स्टूडेंट ये वो ये हम बेचने नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट कंज्यूमेबल है कि ये साथ साथ कंज्यूम होते जाते हैं इन्वेंट्री बनाने के अंदर। जैसे मैं पैकिंग की बात कर रहा था, ये सारी चीज़ें हैं, ये है तो नॉन इन्वेंट्री पार्ट, ठीक है, मैं उसको बेच तो नहीं रहा, लेकिन इन्वेंट्री बनाने के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहा है और साथ साथ कंज्यूम होता जा रहा है, तो मुझे इसकी भी ट्रैकिंग करनी है। ऐसी स्टूडेंट फिक्स एसिड, ये मेरे लॉन्ग लिव्ड एसिड्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये सारे जो मेरे पास होते हैं ना लॉन्ग टर्म एसिड्स होते हैं
ठीक है, जो जनरली स्टोर रूम से रिलेट नहीं कर रहे होते वो तो नॉन इन्वेंट्री पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट देखें, उसका नेम आएगा, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर का नेम आएगा, ठीक है, उसको परचेज डिस्क्रिप्शन आएगी, यहाँ पे उसकी डेट आएगी कि किस दिन हमने परचेज किया था, कॉस्ट आएगी, एसिड डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे उसकी एसिड डिस्क्रिप्शन क्या है, लोकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीओ नंबर, ठीक है, उसका आएगा, सीरियल नंबर, देखें बहुत से इक्विपमेंट होते हैं उनका सीरियल नंबर चल रहा होता है, वारंटी एक्सपायर, कितने साल के बाद वो एक्सपायर होगा, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर के एलिमेंट देख लें, व्हीकल देख लें, तो ऐसी ये बात होती है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई नोट है तो वो मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट, अब आए एसिड अकाउंट। ये याद रखें स्टूडेंट के हर एक फिक्स एसिड का अकाउंट लेता होगा, एक अकाउंट नहीं होगा। जिस तरह मैंने इन्वेंट्री का अकाउंट आपको बताया था ना, इन्वेंट्री एसिड होगा, अब नहीं, हर एक का अकाउंट मुख्तलिफ होगा, जो आपको जाके हर फिक्स एसिड का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं व्हीकल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाके व्हीकल्स को क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, और ये व्हीकल का अकाउंट सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी मैं व्हीकल्स को सिलेक्शन कर लूँगा। अच्छा अब स्टूडेंट देखें, जब ये आइटम बिकेगा फिर आप आके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि मैं ये आइटम बेच चुका हूँ, इतने का बेच चुका हूँ और इस पर इतना खर्चा आया है। अदरवाइज आप इसको ऑफ ही रहने देंगे भाई। वैसे जनरली इन आइटम्स को बेचा नहीं जाता 5, 10, 15 साल, और ये तो बहुत लॉन्ग टर्म आपको पता हमारे साथ चलते हैं ना, लेकिन ये जब बेचेंगे तो तब आप ये सिलेक्ट करेंगे, ये बात याद रखें, ठीक है। तो देखें, फिक्स एसेट को आप लोगों ने ऐसे मैनेज करना है, इसकी ट्रैकिंग ऐसे आप लोगों ने जो है वो परफॉर्म करनी है फिक्स एसिड की, क्योंकि जब आप इसका परचेज कर रहे होंगे फिक्स एसिड को, तो फिर भी आपको पता है कि आप लोगों ने इसकी एंट्री यहाँ पे पास करते हुए नज़र आनी है कि जी ये हमारा फिक्स एसिड है, इसको हम लोग परचेज कर रहे हैं। कल को आपने उसको ट्रैकिंग भी करनी है कि आपने किस पीओ पे परचेज किया, कैसे परचेज किया, ठीक है। तो मुकम्मल तौर पे तो आप इस वजह से प्लीज़ इस मॉड्यूल को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन जर्नली ये मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री के लिए यूज़ होता है और इन्वेंट्री असम्बली के लिए। इन चीज़ों को कई लोग जो हैं वो यूज़ नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई हमें इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे पास जनरली होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें, अगर आप प्रॉपर अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको स्टोर रूम से लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज़ को मैयर करना है। तो देखें, ये क्विक बुक कितना सिंक्रोनाइजिंग डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है इन इन्वेंट्री टर्म्स के अंदर। तो आज हम लोगों ने इन्वेंट्री के मॉड्यूल को कंप्लीट किया कि इन्वेंट्री की सबसे पहले डिटेल आपने कैसे पुट करनी है। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये बारी होगी कि अब इस इन्वेंट्री को आपने ख़रीदना कैसे है और फिर बेचना कैसे है। तो ये 3 चीज़ें आज हमने देखे इन्वेंट्री की एक एक चीज़ एलिमेंट के ऊपर डिस्कस किया। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगा, उस एक्सरसाइज को आप मुझे परफॉर्म करके देंगे, ठीक है। अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर शेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है इन्वेंट्री का वो हमारा एंड